नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अभिनव क्लासेस पर। आज हम लोग डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के जो एजुकेशन का पार्ट है, जो वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा की एक आपकी बुक है, उसका पूरा सिलेबस जो है, उसमें पहला जो चैप्टर आपका है शिक्षा की संकल्पना, अर्थ, महत्व एवं उद्देश्य, इस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपको लगभग एजुकेशन फर्स्ट, एजुकेशन सेकंड, साइंस, सोशल साइंस का जो भी पार्ट है, जो भी पोर्शन है, वो सारा हैंड रिटन नोट्स में यहाँ पर आपको समझाया जाएगा, बताया जाएगा। तो आप लोग इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि आपको पहली हेडिंग यहाँ पर दिख रही है कि शिक्षा की संकल्पना, अर्थ, महत्व एवं उद्देश्य। ठीक है, तो हम लोग पहले देख लेते हैं शिक्षा क्या है। शिक्षा, जैसे कि इसमें एक चीज़ लिखी है मेरे अनुसार। मेरे अनुसार का मतलब क्या है, आप अगर कभी भी कोई डेफिनेशन लिखें तो अगर वो आपको राइटर की याद है तो राइटर की लिख सकते हैं, पर आप एग्ज़ाम में प्रेफर करें खुद के शब्दों को लिखने की। मतलब एक कोई ऐसी परिभाषा लिखें जिसमें से लगे कि हाँ, ये आपके द्वारा आपके विचार उस चीज़ के लिए हैं कि वो चीज़ क्या है आपकी नज़रों में, आपके शब्दों में। ठीक है, तो पहला तो शिक्षा की जो परिभाषा यहाँ पर दी हुई है, पहला कह रहा है शिक्षा वह है जो वातावरण से हमारा सामंजस्य स्थापित करती है। ठीक है, वातावरण के साथ जो आपका सामंजस्य स्थापित कर दे वह शिक्षा है। ठीक है, अब वातावरण के साथ सामंजस्य कैसे स्थापित होगा आपका? वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करने का आशय है कि वातावरण लगातार बदलता रहता है। ठीक है, और यदि आप उसके लिए खुद को अनुकूल नहीं बनाएंगे तो आप जो है पिछड़ जाएंगे, और अगर आपको अनुकूल बनाना है तो उसके लिए आपको शिक्षा की ज़रूरत पड़ेगी। इसीलिए कहा गया है कि जो सामंजस्य स्थापित कराए वही शिक्षा है। ठीक है, उसके बाद में आपका जो है, जैसे इसमें अगला चीज़ दिया हुआ है कि शिक्षा जीवन है, शिक्षा जीवन है और जीवन ही शिक्षा है। ठीक है, ये भी सेंटेंस आपके लिए बहुत अच्छा है, इसको आप समझ लीजिए, क्योंकि बिना शिक्षा के आप जीवन जी नहीं सकते हैं। ठीक है, और यदि आपको जीवन जीना है तो उसके लिए आपको शिक्षा की आवश्यकता होगी। ठीक है, और एक परिभाषा आपको जो दी गई है, ये स्पेंसर महोदय ने दी है कि वस्तुतः शिक्षा जीवन है, जीवन ही शिक्षा है, शिक्षा सीखने एवं सिखाने की एक प्रक्रिया है। ठीक है, शिक्षा क्या है? सीखने और सिखाने की एक प्रक्रिया है। ये स्पेंसर महोदय की डेफिनेशन है। चलिए आगे चलते हैं। अब शिक्षा का एक अर्थ होता है, एक होता है संकुचित अर्थ, एक होता है व्यापक अर्थ। तो व्यापक अर्थ समझने की कोशिश करते हैं हम लोग यहाँ पर। शिक्षा शब्द से जो दृष्टिगोचर होता है वह यह है कि व्यापक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? यह एक व्यापक प्रक्रिया है। ये जन्म से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। ये जन्म से मृत्यु तक चलती है शिक्षा। समाज का क्षेत्र बहुत विस्तृत होता है। मित्र, पड़ोसी, संबंधी, शिक्षक आदि सभी अपना प्रभाव डालते हैं। ठीक है, उसके बाद में अब रूसो महोदय ने शिक्षा के लिए क्या कहा है, यह समझ लीजिए। रूसो महोदय ने शिक्षा के लिए कहा है कि हर व्यक्ति एक विद्यार्थी है और शिक्षक भी। हर व्यक्ति एक विद्यार्थी है और शिक्षक भी। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, यदि व्यक्ति कुछ सीख रहा है इसका मतलब वह विद्यार्थी का जीवन जी रहा है, और यदि व्यक्ति किसी को कुछ सिखा रहा है तो इसका मतलब है कि वह शिक्षक के जीवन व्यापन, जो शिक्षक का एक जीवन है उसे वह निर्वाह कर रहा है। आगे देखते हैं, आगे जो अगली डिफिनेशन है ये डकविल महोदय की है। डकविल महोदय देखिए शिक्षा के लिए क्या कह रहे हैं। डकविल महोदय ने कहा शिक्षा के व्यापक अर्थ में सभी प्रभाव आते हैं जो व्यक्ति को जन्म से मृत्यु तक प्रभावित कर देते हैं। ठीक है, देखिए अधिकतर लोगों ने शिक्षा को जन्म से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया बताया है, क्योंकि ये यथार्थ होता भी है। ठीक है, उसके बाद में आपकी आ जाती है कुछ परिभाषाएं हैं शिक्षा की, वो हम लोग थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं। ये हैंड रिटन नोट्स हैं, सारे के सारे पूरा आपका सिलेबस हैंड रिटन नोट्स में आपको मिलेगा। आप चाहें तो इसको स्वयं भी लिख सकते हैं, और ये आपको अच्छे नंबर लाने के लिए काफ़ी कुछ मदद करने वाला है आगे। बस आप वीडियो के साथ पूरा बने रहिए। ठीक है, और आप जब इसको किताबों से पढ़ेंगे तो एक नया अनुभव आपको प्राप्त होगा। ठीक है, क्योंकि अभी आपकी क्लासेस नहीं चल रही हैं, जब आपके पास क्लासेस होंगी तब आपको एक नया अनुभव भी प्राप्त होगा। ठीक है, ऋग्वेद के अनुसार हम लोग शिक्षा देख लेते हैं। ऋग्वेद जो है ये
चार वेदों में एक वेद है, ठीक है। शिक्षा वह है जो मनुष्य को आत्मविश्वासी और स्वार्थहीन बनाती है। आत्मविश्वासी का मतलब है कि व्यक्ति स्वयं पर विश्वास करे कि वो जो करना चाहता है वह कर सकता है, और स्वार्थहीन व्यक्ति को किसी भी प्रकार का स्वार्थ नहीं होना चाहिए कि यदि हम ये काम कर रहे हैं तो इससे हमें लाभ होगा या नहीं होगा, उसे बिना स्वार्थ के वो कार्य करना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं। दूसरी परिभाषा स्वामी विवेकानंद के जो मतानुसार है, उन्होंने शिक्षा के लिए एक परिभाषा दी है। शिक्षा मनुष्य में निहित दैवी पूर्णता का प्रत्यक्षीकरण है, ठीक है। मतलब जैसे आपने सुना होगा सभी में ईश्वर विद्यमान है, ठीक है। तो ये जो ईश्वर विद्यमान है, ये स्वामी विवेकानंद के अनुसार ये उसका एक प्रत्यक्षीकरण जो है वह शिक्षा है, ठीक है। उसके बाद महात्मा गांधी जी ने एक परिभाषा दी। महात्मा गांधी ने क्या कहा है कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय है, शिक्षा से मेरा अभिप्राय है बालक तथा मनुष्य के शरीर मन आत्मा में निहित सर्वश्रेष्ठ को प्रकाश में लाना। देखिए शिक्षा जो है वो आपको अंधकार से प्रकाश की ओर लाती है। यहाँ पर गांधी जी ने तीन बातों का जिक्र किया। शरीर का जिक्र किया है, यहाँ पर मन का जिक्र किया है, आत्मा का जिक्र किया है। तो ये तीनों लोग को आपको सर्वश्रेष्ठ प्रकाश की ओर ले जाना ही शिक्षा है, ये महात्मा गांधी जी के अनुसार है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये परिभाषाएं, बहुत रेयर केसेस में ऐसा होता है कि शिक्षा की महात्मा गांधी जी द्वारा दी गई परिभाषा या विवेकानंद जी द्वारा दी गई परिभाषा या डकविल द्वारा दी गई परिभाषा या स्पेंसर द्वारा दी गई परिभाषा का वो आपसे पूछे। अधिकतर वो शिक्षा के बारे में आपसे पूछता है और ये परिभाषाएं आपको ऑप्शन में देता है और पूछता है ये परिभाषाएं किनकी हैं, ठीक है। उसके बाद आती है आपकी शिक्षा की अवधारणा क्या है। शिक्षा को मुख्यतः तीन भागों में रखा गया है। पहला भाग आपका आता है शिक्षा की संकुचित अवधारणा, दूसरा आता है शिक्षा की व्यापक अवधारणा, व्यापक अभी आपने थोड़ा सा ऊपर पढ़ा था, अभी हम लोग डिटेल में इसको लेंगे। तीसरा आती है आपकी शिक्षा की वास्तविक अवधारणा, वास्तव में शिक्षा है क्या, ठीक है। उसके बाद में आप देखते हैं पहला चीज कि संकुचित क्या है। देखिए संकुचित का मतलब होता है, जैसे कि पहले हम इसका स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं हम लोग। शिक्षा की संकुचित अवधारणा के अनुसार शिक्षा से आशय बालक को विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा से है। संकुचित का मतलब है कि जो बालक को विद्यालयी शिक्षा केवल कि जहाँ पर बात हो, और यहाँ पर होता क्या है, एक निश्चित समय होता है, एक निश्चित पाठ्यक्रम होता है, एक निश्चित विधियाँ होती हैं, एक स्थान निश्चित हो गया, सारी चीज़ें निश्चित होकर क्रियान्वयन करती हैं, इसलिए इसको संकुचित अवधारणा कहते हैं, ठीक है। इसी को आप जैसे शिक्षा का जो संकुचित का मतलब है एक जगह आपको बना दी गई है कि आप वहीं पर शिक्षा उसी अनुसार ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन शिक्षा जो है वो बहुत व्यापक है, आप कहीं पर भी शिक्षा को ग्रहण कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए ये आवश्यक नहीं है कि आप विद्यालय में ही शिक्षा ग्रहण करें, ठीक है। उसके बाद देखिए व्यापक अवधारणा क्या है। व्यापक है इसके अनुसार शिक्षा आजीवन चलने वाली एक प्रक्रिया है। इससे ज़्यादा स्टेटमेंट आप क्या लेंगे। यहाँ पर उसने एक चीज बोल दी है आजीवन, बात ही पूरा उसने खत्म कर दिया। आजीवन का मतलब है जब तक आप जीवित रहेंगे आप कुछ ना कुछ शिक्षा लेते रहेंगे, ठीक है। आगे आते हैं, अब वास्तविक अर्थ देखते हैं। रेमंड महोदय एक हुए हैं, उन्होंने शिक्षा का एक व्यापक वास्तविक अर्थ बताया है। क्या बताया, शिक्षा मानव जीवन की विकास की प्रक्रिया है जो शैशवावस्था से प्रौढ़ावस्था तक चलती है, अर्थात शिक्षा विकास का एक क्रम है जिसमें मानव अपने आप को आवश्यकता अनुसार भौतिक सामाजिक आध्यात्मिक पर्यावरण के अनुकूल बना लेता है, ठीक है। प्रौढ़ावस्था तक चलने वाली प्रक्रिया बताया है क्योंकि सारी आपकी जो शिक्षा है वो अधिकतर प्रौढ़ावस्था में जो स्कूली है या फिर आप जितनी भी शिक्षाएं ग्रहण करते हैं वो वहाँ पर समाप्त हो जाती हैं, फिर एक अनुभव प्राप्त हो जाता है आपको, और वह अनुभव आपको भौतिक सामाजिक व आध्यात्मिक पर्यावरण के अनुकूल बना लेता है, ठीक है। और आपको कैसे उसके अनुकूल बनना है ये भी आप सीख चुके होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं जो शिक्षा की प्रकृति है वह क्या है। शिक्षा की प्रकृति में दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसमें करना क्या है, आपको ये दोनों पॉइंट याद रखने हैं, इनके जो कहने वाले हैं उनको याद रखना है। एक ऑप्शन में आपको जरूर मिलेगा, शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है, ये एडम्स महोदय ने कहा है, ये आप मतलब रट लीजिए इसको। और दूसरी शिक्षा त्रिध्रुवी या त्रिमुखी प्रक्रिया है,
ये आपको कहा है जॉन डीवी ने। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ, द्विमुखी प्रक्रिया या द्विध्रुवी प्रक्रिया दोनों एक ही बात है, तो एडम्स के अनुसार है। त्रिमुखी प्रक्रिया या त्रिध्रुवी प्रक्रिया ये भी आपकी जो है वो जॉन डीवी के अनुसार है। ठीक है, त्रिध्रुवी प्रक्रिया में छात्र है, अध्यापक है, पाठ्यक्रम है। ठीक है, और द्विध्रुवी प्रक्रिया में छात्र और अध्यापक है। ठीक है, उसके बाद आता है शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया है। सही है, शिक्षा जो है गतिशील, अगर गतिशील नहीं होगी तो शिक्षा का स्थानांतरण नहीं हो सकता है। शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है, शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है, ये चीज तो आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद शिक्षा विकास की प्रक्रिया है, यदि व्यक्ति शिक्षित होगा तो वह स्वयं का विकास भी कर सकता है। शिक्षा बालक में जन्मजात शक्तियों के विकास के रूप में होती है। ठीक है, ये भी आपका एक पॉइंट है। ठीक है, उसके बाद में शिक्षा का अर्थ केवल विद्यालय में प्रदत्त ज्ञान तक सीमित नहीं है। देखिए, अभी आपको जब संकुचित अर्थ अवधारणा मैंने बताई थी तो वहां पर वो चीज है कि वो विद्यालय तक सीमित है, पर यहाँ पर ये विद्यालय तक सीमित नहीं है। ठीक है, शिक्षा समायोजन की प्रक्रिया है। समायोजन का मतलब है अनुकूलन से, कि किस प्रकार आप अपने को पर्यावरण के अनुकूल बनाएंगे। ठीक है, शिक्षा एक निर्देशन की प्रक्रिया है। निर्देशन का मतलब है वो आपको बताती है कि आपको किस प्रकार से आगे कार्य करने हैं, वो आपको एक रास्ता देती है, वो आपको एक पाथ निर्मित करके दे देती है कि अब आपको इस पर चलना है, इससे आपको कम समस्याएं होंगी। ठीक है, शिक्षा व्यवहार में परिवर्तन है, ये तो आप सबको पता है। यदि व्यक्ति शिक्षित होगा तो उसके व्यवहार में परिवर्तन होगा। ठीक है, उसके बाद बहुमुखी प्रक्रिया शिक्षा है। शिक्षा को जैसे एडम्स ने बताया द्विमुखी, उसके बाद जॉन डीवी महोदय ने आपको यहाँ पे बताया कि ये त्रिध्रुवी प्रक्रिया है, लेकिन वास्तविकता में यह बहुमुखी प्रक्रिया है। ठीक है, ये तो इसकी एक अवधारणा या प्रकृति हो गई शिक्षा की। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आप लिख सकते हैं, और ऐसे ही आपको पेपर में भी सीधा सीधा सवाल आएगा कि शिक्षा की प्रकृति से आपका क्या आशय है, तो आपको इस तरीके के पॉइंट्स वहाँ पर लिखने होंगे। ठीक है, उसके बाद में मानव जीवन में जो है शिक्षा का महत्व क्या है, आपसे पूछा जा सकता है पेपर में, शिक्षा का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आपको अब लिखना क्या है, आवश्यकताओं की संतुष्टि के योग्य बनाना। देखिए, आवश्यकताएं होंगी तो आप उनको प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, प्राप्त करने के लिए आपको ज्ञान की आवश्यकता होगी, इसलिए कहा गया है आवश्यकताओं की संतुष्टि के योग्य बनाना। ठीक है, उसके बाद आत्मनिर्भर बनने में, यदि व्यक्ति शिक्षित है तो कोई ना कोई स्वयं का कार्य कर लेगा और वह आत्मनिर्भर रहेगा, उसे किसी पर आश्रित रहने की आवश्यकता नहीं होगी। व्यवसायिक कुशलता की प्राप्ति में, देखिए व्यवसाय अगर आप करेंगे तो उसके लिए आपको ज्ञान की आवश्यकता पड़ेगी, ये निहित सत्य है। ठीक है, उसके बाद भौतिक संपन्नता, भौतिक से यहाँ पर अर्थ है आपके रहन सहन से। ठीक है, रहन सहन की संपन्नता के लिए भी आपको अर्थ की आवश्यकता पड़ेगी, और अर्थ के लिए आपको ज्ञान की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद में आपका आता है अच्छे नागरिक के निर्माण में। यदि आप शिक्षित होंगे तो आपका जो व्यवहार होगा वो बड़ा सरल होगा, सौम्य होगा, और आपके विचार बहुत अच्छे होंगे, तो इससे एक अच्छा नागरिक निर्मित होता है समाज में। ठीक है, व्यक्तित्व का विकास होगा आपके। व्यक्तित्व का विकास का मतलब कैसे व्यक्तित्व का विकास, व्यक्तित्व का विकास क्या है, जब आप किसी चीज का अध्ययन कर लेंगे, जब आपको ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, जब आप शिक्षित हो जाएंगे तो आपका व्यक्तित्व भी अच्छा हो जाएगा। ठीक है, भावी जीवन की तैयारी कराती है शिक्षा। भावी जीवन की तैयारी का अर्थ है कि मान लेते हैं आप किसी चीज के लिए तैयार हो रहे हैं, आपको कोई लक्ष्य प्राप्त करना है, तो उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो आप जीवन जीना चाहते हैं उससे पहले आपको एक शिक्षा ग्रहण करनी पड़ेगी, उसके लिए बताया गया है भावी जीवन की तैयारी। वातावरण से अनुकूलन, ये एक ऐसा पॉइंट है जो आपको हर जगह मिलेगा, क्योंकि अनुकूलन का अर्थ ही यहाँ पर है कि किस प्रकार आप स्वयं को ढालेंगे परिस्थितियों में। ठीक है, अब परिस्थितियां यदि आपके अनुकूल नहीं है तो आपको उनको किस प्रकार अपने अनुकूल बनाना है, उसके लिए भी आपको शिक्षा की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, उसके बाद में आता है प्रारंभिक शिक्षा के प्रकार। ठीक है, इसमें पहला जो आता है वो जो सविधिक अथवा औपचारिक अथवा सहज, दूसरा आता है सविधिक अथवा अनौपचारिक अथवा असहज, तीसरा आता है प्रासंगिक प्रत्यक्ष रूप से कहीं पर भी शिक्षा। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट आपके यहाँ पर दिए गए हैं। उसके बाद में आपका आता है पहला पॉइंट, समझने की कोशिश करते हैं। सरल शब्दों में औपचारिक शिक्षा देने जो दी जाती है औपचारिक शिक्षा,
वो समझ बूझकर नियमित ढंग से नियोजन के रूप में दी जाती है, ठीक है। और ये एक निश्चित होता है, सारी चीजें इसमें सुयोजित ढंग से निश्चित उद्देश्य से सुसंगठित करके आपको प्राप्त कराई जाती हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है, अनौपचारिक शिक्षा में जिन स्थानों में अनुभव देने तथा संस्कार डालने का कार्य अप्रत्यक्ष रूप से होता है, इस शिक्षा का कोई निश्चित ढांचा नहीं होता है। ये शिक्षा आप कहीं पर भी ले सकते हैं, आप घर में शिक्षा ले सकते हैं, आप कहीं किसी फंक्शन में है वहां पर शिक्षा ले सकते हैं। कहने का मतलब, शिक्षा लेने का मतलब है कोई जगह नहीं है इसकी, ठीक है। उसके बाद तीसरा आपका आता है दूरस्थ शिक्षा, या इसी को आप कह सकते हैं मुक्त शिक्षा। मुक्त शिक्षा का अर्थ क्या है, देखिए जिस प्रकार आपने इग्नू का नाम सुना होगा, इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि आपको वहां जाना नहीं होता है, ठीक है। वहां से आपको सारा का सारा सिलेबस, सारी की सारी गाइडलाइन, सब कुछ आपको वहां से प्रदत्त कर दिया जाता है। आपको ये घर पर बैठकर आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको पढ़ लेते हैं एक बार। दूरस्थ शिक्षा एक बहु उपयोगी आयाम है जिससे अनेक नामों से जाना जाता है, जैसे मुक्त अधिगम अथवा पत्राचार अथवा बाहरी अध्ययन। भारत में दूरस्थ का शब्द अधिक प्रचलन में है, ठीक है। तो विश्वविद्यालयों को मुक्त विश्वविद्यालय शिक्षा व्यवस्था भी कहा जाता है, ठीक है। अब देख लेते हैं इसकी आवश्यकताएं क्या होती हैं, ठीक है। दूरस्थ शिक्षा की जो आवश्यकता है, कभी कभी देखा होगा आपने कि वह क्षेत्र, कहीं कहीं ऐसे क्षेत्र प्राप्त हो जाते हैं जहां पर संस्थान उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, तो वहां के लिए यह एक स्वयं का माध्यम बन जाता है, ठीक है। उसके लिए ये अच्छी बात है। भारतीय संविधान तथा सर्व शिक्षा अभियान चला रही है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में शिक्षा का यह प्रकार सशक्त सिद्ध होता है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर जगह पर आप विश्वविद्यालयों का निर्माण कर सकें, हर जगह पर आप अच्छे कॉलेजेस का निर्माण कर सकें, तो उसके लिए भी ये आपके लिए एक अनुकूल है। इसके बाद में तीसरा आता है, इसके माध्यम से शिक्षा को अधिक प्रसार हो सकता है, ठीक है, अधिक प्रसार हो सकता है। दूरस्थ एवं मुक्त विद्यालयों की अन्य आवश्यकताओं जो होती हैं वो माध्यमिक स्तर पर कम करना भी है, ठीक है। जैसे बहुत सारे जो स्तर हैं उनमें से एक स्तर ये भी है कि जो शिक्षा का लगातार स्तर बढ़ रहा है उसको थोड़ा सा कम किया जा सकता है। किस स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर, ठीक है। इससे घर बैठे शिक्षा प्राप्त की जा सकती है, ये भी आपका एक पॉइंट हो गया, ठीक है। तो ये आपका पूरा जो चैप्टर था, पहला चैप्टर आपका जो था कि शिक्षा की संकल्पना, अर्थ एवं महत्व, ये मैंने आपको डिटेल में बता दिया है, ठीक है। ये हैंड राइटिंग नोट्स हैं, आप चाहें तो इनको स्वयं भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कुछ पॉइंट मैंने हेडलाइन किए हैं, उनको आप जरूर ध्यान रखिएगा, ये आपसे पेपर में पॉइंट्स में पूछे जाएंगे। और जो नीचे के आपने क्वेश्चन पढ़े हैं, संकुचित अर्थ, व्यापक अर्थ, या उसका जिस प्रकार से भी अर्थ पर पूछा गया है, वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। तो चलिए अगले चैप्टर में हम लोग आपसे मिलेंगे। और जो आपका अगला चैप्टर है वो है, इसके बाद में शिक्षा के बाद में आता है प्रारंभिक शिक्षा की जो पृष्ठभूमि तैयार की गई है वो क्या है। तो हम लोग ये अगले वीडियो में इसको देखेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल से ज्वाइन कर लीजिए, और जिनको इस चैप्टर की आवश्यकता हो उन्हें शेयर भी करते रहिए। जो अभी आपके सेकंड सेमेस्टर के विद्यार्थी हो उनको तक ये वीडियो पहुंचा दीजिए। धन्यवाद।